कुरान मजीद के 7वें पारे में सूरह अल-अनाम में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का एक वाक़या बयान किया और वो कुछ इस तरह से है कि हज़रत इब्राहीम ने सूरज को देखा और इब्राहीम ने कहा कि ये मेरा खुदा है। क्योंकि सूरज जो है उसकी ताकत, उसकी चमक और वो बहुत ताकतवर महसूस हुआ, तो हज़रत इब्राहीम ने सोचा कि ये मेरा खुदा है। लेकिन जब सूरज ग़रूब हुआ और उसकी ताकत कम होने लगी तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा खुदा डूब नहीं सकता, ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। उसके बाद इब्राहीम ने चाँद को देखा, चाँद भी बहुत चमकदार था, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये मेरा खुदा है। लेकिन जब चाँद भी डूब गया और उसकी चमक कम हो गई तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। और फिर हज़रत इब्राहीम ने अपना रुख उस हस्ती की जानिब फेर लिया जिसने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया। एक और जगह पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि निशानियाँ रखी गई हैं अक्ल वालों के लिए। तो ये आपको बताने का, ये वाक़या आपको बताने का मकसद ये था कि आज मैं बात करने जा रहा हूँ साइंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंस एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसकी बहुत सी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन साइंस प्राइमरी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक बहुत ही ज़्यादा अहम सब्जेक्ट है। प्री स्कूल में हम साइंस को एज अ फॉर्मल सब्जेक्ट टीच नहीं करते, क्योंकि प्री स्कूल में जो हमारा टारगेट है वो क्या है कि हम बच्चे को लैंग्वेजेस टीच कर दें, इंग्लिश, उर्दू और मैथमेटिक्स। और ये असूल भी है बच्चों को टीच करने का कि ऑलवेज़ टीच योर चाइल्ड ईजी टू डिफ़िकल्ट, यानी कि बच्चों को आसान से मुश्किल की तरफ पढ़ाएं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सादा चीज़ें पहले और पेचीदा चीज़ें बाद में करवाएं, नोन टू अननोन, यानी कि मालूम से नामालूम की तरफ। तो यूजली ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए कि ग्रेड 1 से हम बाकायदा तौर पर साइंस एज अ सब्जेक्ट बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं। और उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्री स्कूल में आप बच्चे को बॉडी पार्ट्स और वेजिटेबल नेम्स वगैरह ये सब कुछ याद करवा सकते हैं। तो यहाँ पर साइंस, एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा साइंस के हवाले से कि आजकल एक बहुत फेमस टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, लेकिन उसमें भी आप देखें कि सबसे पहले साइंस का जिक्र हो रहा है, क्योंकि साइंस जो है वो हर किस्म की क्रिएटिविटी की बुनियाद है। ये एक लैंग्वेज है जो नेचर की लैंग्वेज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में साइंस के बेतहाशा स्टूडेंट्स होने के बावजूद साइंटिस्ट नहीं हैं। हमारा जो टीचिंग मेथड है साइंस को टीच करने का वो इस तरह से है कि जिस तरह हम इंग्लिश को टीच कर रहे हैं, क्योंकि हमारी साइंस की बुक भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, तो वहाँ पर भी टीचर्स का ज़्यादा फोकस जो है वो बच्चे को उसकी साइंस के टॉपिक की ट्रांसलेशन और उसकी एक्सरसाइज करवाने में ही लग जाता है। जबकि साइंस हरगिज़ भी डेफिनेशंस को मेमोराइज़ करने का नाम नहीं है, बल्कि साइंस जिस तरह से कुरान मजीद में बताया गया कि निशानियाँ रखी गई हैं अक्ल वालों के लिए, तो साइंस हमें ऑब्ज़र्व करना सिखाता है, साइंस हमें एनालाइज करना सिखाता है, वो इसी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की बेस पर हमें कंक्लूजन निकालना सिखाता है। इंसान जो है वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो अपनी थिंकिंग हैबिट्स की मदद से अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीज़ों को तख्लीक करता है। तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है साइंस में कि एक बच्चा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि वो ग्रेड 3 में है और उसको टीचर ने वाटर साइकिल के बारे में बताया और वाटर साइकिल की डेफिनेशन याद करवा दी, या फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया और उसकी डेफिनेशन याद करवा दी। और दोपहर के टाइम जब छुट्टी होती है तो उसके वालिद साहब उस बच्चे को पिक करते हैं और इतनी देर में बारिश शुरू हो जाती है। बच्चे ने आज सारा दिन वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा कि कैसे इवापोरेशन हुआ और वो सारी डेफिनेशन उसको याद है, लेकिन वो अपने बाबा से सवाल करता है कि बाबा ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये साइंस इस तरह से हम बच्चे को टीच नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे ख़ास तौर पे वालिदैन से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पर मैं टीचर से जो है मुखातिब हूँ और वो तमाम लोग जो एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं। कोई भी कौम सर्वाइव नहीं कर सकती जब तक उनके बच्चों का साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। तो साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैं आज आपसे ज़िक्र करूंगा कि एक पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल करिकुलम जो है वो ख़ास तौर पे प्राइमरी के लेवल पे बच्चों को 4 कोर एरियाज़ साइंस के टीच करता है। वो 4 कोर एरियाज़ कौन से हैं? पहले कोर एरिया का नाम है लाइफ साइंसेज, दूसरे कोर एरिया का नाम है फिज़िकल साइंस, तीसरे का नाम है अर्थ एंड स्पेस साइंस, और चौथा जो बहुत ही कम हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है टेक्नोलॉजी साइंस। अब देखें लाइफ साइंसेस के अंदर तो लिविंग
थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब कुछ आ जाता है। ये यूजुअली आपको तमाम साइंस की बुक्स में मिल जाता है। फिजिकल साइंस, मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अर्थ एंड स्पेस में माउंटेन, रिवर, ये सब कुछ है, ये हम ज़रूर कवर करते हैं। लेकिन हम एक बहुत अहम चीज़ अपने साइंस की टीचिंग में और अपने करिकुलम के अंदर मिस जो कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी साइंस है, कि दुनिया में क्या चीज़ें नई इन्वेंट हो रही हैं, नई इनोवेशंस क्या हैं, साइंस के नए जो हैं वो आइडियाज़ क्या हैं। तो आप बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स की अगर बुक्स देखते हैं तो हर बुक के शुरू में ही जहाँ पर आप कंटेंट लिस्ट देख सकते हैं तो वहाँ पर इन चारों कोर एरियाज़ को अलग-अलग डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इन 4 कोर एरियाज़ को जब हम पढ़ाएंगे तो हमारा असल मकसद ये है कि हम बच्चों में 6 कोर स्किल्स डेवलप कर सकें। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, कोर, इसका मतलब है कि हर स्किल के अंदर फिर सब स्किल्स भी मौजूद हैं। तो वो 6 कोर स्किल्स कौन सी हैं? अगर आपने इनको देखना है तो आपको बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स की बुक के एंड के ऊपर ये कोर स्किल्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि वो 6 कोर स्किल्स क्या हैं। पहली कोर स्किल का नाम है डाटा कलेक्टिंग, दूसरी का नाम है कम्युनिकेशन, थर्ड जो कोर स्किल है वो एक्सपेरिमेंटिंग है, चौथी कोर स्किल का नाम है एनालाइजिंग, पांचवी को हम कहते हैं ड्राइंग कंक्लूजन, और छठी है प्रेडिक्शन या प्रेडिक्टिंग। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो साइंस स्किल्स हैं, कोर स्किल्स, इसके अंदर फिर बहुत से सब स्किल्स मौजूद हैं। जैसे डाटा कलेक्टिंग में मैं आपको एक सब स्किल के बारे में बताता हूँ, जैसे कंपेयरिंग थिंग्स, कि बच्चे के अंदर ये स्किल हो कि अब वो अपने घर में है और उसके पास एक लकड़ी की चीज़ है और एक उसके पास ग्लास की डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो कंपेयर कर सके कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इसी तरह से अगर हम कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं तो कम्युनिकेशन में कोर स्किल में एक सब स्किल है जिसको आप लेबलिंग कहता है, कि हमने बच्चे को एक एनिमल दिया और हमने बच्चे से कहा कि इसके 5 बॉडी पार्ट्स को आप क्या करो, लेबल करो। इसी तरह जब हम एक्सपेरिमेंटिंग के अंदर आते हैं तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक जो सब स्किल मैं आपके साथ इसमें जिक्र करूंगा, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। एक्सपेरिमेंट के अंदर आप बच्चे से कहते हैं, बेटा आपने फाइंड आउट करना है कि आपके घर में रबर से बनी कितनी चीज़ें हैं, आपके घर में वुड से बनी कितनी चीज़ें हैं, आपके घर में ग्लास से बनी कितनी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एनालाइजिंग के ऊपर। तो एनालाइजिंग क्या है? एनालाइजिंग हम कहते हैं कि डिफरेंट, उसके अंदर डिफरेंट जो सब स्किल्स हैं उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हम एक जो स्किल है वो ले लेते हैं क्लासिफाइंग। तो जिस तरह से आपने देखा है कि वो आप एनिमल्स को डिफरेंट क्लासिफाई करते हैं कि वो जानवर जिनके अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है और वो जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइंग कर सकते हैं। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब ये है कि रिटन फॉर्म के अंदर जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं आप उसको रिटन फॉर्म के अंदर दूसरों को बताते हैं। अब इसमें भी बहुत से डिफरेंट जो है वो सब स्किल्स मौजूद हैं। और जो लास्ट कोर स्किल है उसका नाम है प्रिडिक्टिंग, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग एक जो है वो सब स्किल है। तो कैलकुलेटिंग का मतलब ये कि जैसे जो वेदर फोरकास्ट होता है तो जाहिर है वो टाइम कैलकुलेट किया जाता है कि इतने अरसे के बाद बारिश होगी या इतने अरसे के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो काइंडली मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि साइंस को साइंस के तरीके से ही पढ़ाइए। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसमें न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करके और जो मुश्किल उसके अल्फाज के मानी हैं, यानी कि जो आपको लगता है कि ये बच्चे के लिए मुश्किल है, वैसे तो ये लफ्ज़ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मुश्किल अल्फाज के मानी, बच्चा ये हमसे सवाल कर सकता है कि टीचर आपको पता है ये मुश्किल है तो आप मुझे क्यों करवा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये लगता है कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बच्चे के लिए न्यू हैं, तो अगर आप उनको वो इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये साइंस की टीचिंग नहीं है। साइंस में हमें वर्ड्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना होता, बल्कि साइंस में हमें न्यू टर्मिनोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करना होता है। साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो न्यू टर्मिनोलॉजीज और प्रोजेक्ट है। साइंस की टीचिंग की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग लेना तमाम टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ाने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी टॉपिक को वो आप इंशाल्लाह जो साइंस की पूरी ट्रेनिंग होगी ये आप उसमें भी जान पाएंगे। ये तो जस्ट मैं आपको एक ओरिएंटेशन बता रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का मैं यहाँ पर एडिशन करना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइंस में बच्चे को पढ़ा रहे हैं
डिफरेंट रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। तो अगर साइंस में एक वर्ड आ जाता है कोल, तो हम कोल का मीनिंग नहीं बताएंगे, बल्कि बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे कि कोल इज़ अ सॉफ्ट रॉक, इट इज़ इन ब्लैक कलर, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। तो इसका मतलब है कि साइंस में आप किसी भी वर्ड को वर्ड की तरह नहीं बल्कि टर्मिनोलॉजी की तरह डील करता है। आपने उसका मीनिंग नहीं बल्कि आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। और उसमें भी सबसे अहम बात यह है कि न्यू टर्मिनोलॉजीज करवाने के भी फिर 6 तरीके हैं। आप 6 डिफरेंट वेज के साथ बच्चे को न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है रियल मटेरियल। आप किसी भी टर्म को रियल मटेरियल को दिखाकर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कोयला आप दिखा सकते हैं बच्चे को। लेकिन दूसरा ऑप्शन है पिक्चर का। फॉर एग्जांपल, एक बहुत कीमती चीज़ है, रॉक्स में ये आ गया डायमंड। डायमंड इज़ वेरी प्रीशियस थिंग, इट इज़ वेरी हार्ड। आपने बच्चे को बताया इट इज़ यूज टू कट द ग्लास, लेकिन आप उसको रियल नहीं दिखा सकते। देन यू हैव द सेकेंड ऑप्शन एंड दैट इज़ पिक्चर। उसके बाद तीसरा जो तरीका है साइंस की टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का, वो डायग्राम है। जैसे जितने भी सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेन, आप इन तमाम चीज़ों को डायग्राम के ज़रिए सिखा सकते हैं। चौथा जो तरीका है टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का, वो आपका तरीका हो सकता है प्रोसेस, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ सिखाता है। फॉर एग्जांपल, इवन वाटर साइकिल हमारी टर्म है, तो उसमें आप बच्चे को बताएंगे कि सबसे पहले इवेपोरेशन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन है, उसके बाद जो है पानी जो है वो वापस ज़मीन पर आना शुरू करता है, कलेक्टिंग है। ये पूरा एक जो है क्या है, एक प्रोसेस है। 4 तरीके हो गए। 5वां है कि आप बच्चों को न्यू टर्मिनोलॉजीज़ मॉडल के ज़रिए दिखा दें। फॉर एग्जांपल, आप रॉक्स पढ़ा रहे हैं, उसमें मार्बल आता है, मार्बल इज़ अ रॉक, इट इज़ हार्ड। तो आप बच्चे को कहते हो कि बेटा ये मेरे पास एक बहुत क्यूट सा मॉडल है, फैसल मॉस्क बनी है या कायदे आज़म का मकबरा है, जो बिल्कुल वैसा ही है लेकिन छोटे से मॉडल की सूरत में बना है। इसी तरह आप ब्रेन का मॉडल, हार्ट का मॉडल बच्चे को दिखा सकते हैं। और छठा तरीका जो है इंट्रोड्यूस करने का न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को, उसको आप कहते हैं डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेट करके दिखाना। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं रेस्पिरेशन सिस्टम, और उसमें आपकी टर्म आ जाती है ब्रेथ। तो आप बच्चे को कहते हैं, पहले डिफाइन करते हैं, टेकिंग इन एंड आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। सो लुक हियर। तो जिस चीज़ में आप बच्चे को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे वो डेमोस्ट्रेशन है। तो प्लीज़ साइंस को पढ़ाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपने इन चीज़ों के मुताबिक ही साइंस को पढ़ाना है। साइंस की टीचिंग और साइंस की ट्रेनिंग लेना टीचर्स के लिए बहुत अहम है, वरना वही बात है कि साइंस हमारे बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मोटी मोटी किताबें, लेकिन साइंस का कॉन्सेप्ट उनका बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है। तो आप 1 to 5 बटरफ्लाई की साइंस की सीरीज़ ले लीजिए, उसमें आपको ये चारों कोर एरियाज़ भी मिल जाएंगे जिनका मैंने जिक्र किया। आपको तमाम सब स्किल्स उसके अंदर मिलेंगी। और ये जो ओरिएंटेशन है ये साइंस की है, ये ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपको बाद में उसके बारे में बताएंगे और कुछ वीडियोस मौजूद भी हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट टॉपिक्स की ओरिएंटेशन करवाया करूँगा। जैसे आज साइंस की तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स या साइंस या उर्दू या इंग्लिश की बात करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज हम तमाम सब्जेक्ट्स की पहले उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि उनका मकसद क्या है, उनको पढ़ाने का मकसद क्या है। बाद में ट्रेनिंग आती है कि उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी। पहले हमें ये समझना है कि व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच इज़ नॉट अ बिग इशू। इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको ये तमाम बात समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ओरिएंटेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।